कि जो वेव्स गैस और लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए उन वेव्स को कहते हैं दीज आर एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और जो वेव्स गैस और लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती उनको हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव। ओके, और जो सॉलिड होता है सॉलिड में से जो वेव्स निकल सकती हैं वो वेव हमारे पास ट्रांसवर्स भी हो सकती है, वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ एक्साइटेशन। तो हम इसके बेसिस पर हम ये चीज कह सकते हैं कि एक सेम सोर्स से एक सेम सॉलिड से डिफरेंट वेलोसिटीज की वेव निकल सकती हैं। Okay, students, so we are here to discuss about the metric laws physics unit 10 general wave properties. Okay, general wave properties क्या है? First we are going to understand what is wave, then we are going to understand their properties. So let's start. Wave is actually method to transport energy from one point to another point. Wave एक मेथड है जिसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। ओके, सपोज करें मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये मेरी डेटा है, ये ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जस्ट बिकॉज ऑफ वेव। वेव की मदद से ट्रांसफर हो रही है। सो वेव इज अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, जिसमें मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती। Okay, students, so we are here to discuss about the metric laws physics unit 10 general wave properties. Okay, so first we understand what is wave, then we are going to understand what is general properties. So wave is actually method to transport energy from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर कराने के लिए हम जो सोर्स यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली वेव। जो मेथड यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? दैट इज एक्चुअली वेव। बट कीप इन माइंड when energy is transporting from one point to another point, that is just because of without transformation of matter. मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन के सिवा ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ऐसा नहीं कि ये साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये मेरी डेटा इंफॉर्मेशन आ रही है, ये वेव की मदद से आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसी के साथ मैटर में मेरा जो वोकल कॉर्ड है वो भी जा रहा है, ऐसा नहीं है। So there is transformation of energy without transfer of matter. मैटर के ट्रांसफर होने के सिवा जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उस मेथड को हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली वेव। देखते हैं इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को। लेट्स सपोज दिस द वेव, ये हमारे पास कोई एक वेव है, दिस इज वेव। ओके, और इस वेव के मान लेते हैं जो रफ्तार है वो है 10 मीटर पर सेकंड। इट्स स्पीड इज एक्चुअली 10 मीटर पर सेकंड। और ये जो हमने मीडियम कंसीडर किया है, जिस मीडियम में ये वेव ट्रेवल कर रही है दैट इज एक्चुअली एयर। वो मीडियम मान लेते हैं, वो मीडियम कौन सा है? वो मीडियम है हमारे पास एयर। नाउ आई वांट टू चेंज द स्पीड ऑफ दिस वेव। इस वेव की स्पीड को हम चेंज करना चाहते हैं, या हम कहते हैं कि ये जो वेव की स्पीड है किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, इनको समझते हैं। हमने ये चीज पढ़ी है कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके पास वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है, टाइम पीरियड होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ओके, अगर मैं कहता हूं कि इस वेव की इनिशियल स्टेट में जो फ्रीक्वेंसी है लेट्स सपोज दैट इज एक्चुअली 10 यूनिट्स, वो क्या है? 10 यूनिट्स है। इसकी वेवलेंथ 5 यूनिट्स है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो मान लेते हैं दैट इज एक्चुअली 4 यूनिट्स। वो क्या है? 4 यूनिट्स है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, इसकी वेवलेंथ को चेंज करते हैं और इसकी इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। हम इन फैक्टर्स को चेंज करते हैं। इन फैक्टर्स को चेंज करके हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी है, ये चीज एनालाइज करनी है कि क्या वेव की स्पीड चेंज होगी बाय चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, बाय चेंज ऑफ वेवलेंथ और बाय चेंज ऑफ इंटेंसिटी। ओके, मान लेते हैं हमने इसकी जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है वो है 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स इधर बढ़ा दिए, 2 यूनिट्स इधर बढ़ा दिए और 2 यूनिट्स इधर हमने बढ़ा दिए। लाजमी नहीं कि हम इसमें वैल्यू प्लस करें, वैल्यू को माइनस भी कर सकते हैं। चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंज का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। चेंज मैक्सिमम हो सकती है, चेंज मिनिमम भी हो सकती है। ओके, तो लेट्स सपोज करें जो फ्रीक्वेंसी में हमने इंक्रीमेंट लगाई है वो 2 यूनिट्स की लगाई है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी बनेगी एफ डैश दैट विल बी 12 यूनिट्स, दैट इज 12 यूनिट्स। और जो लैम्डा डैश है वो बनेगी 7 यूनिट्स, और जो आई डैश है इंटेंसिटी डैश दैट विल बी 6 यूनिट्स।
नाउ क्वेश्चन इज दैट इफ वी हैव चेंज देयर फ्रीक्वेंसीज, हमने इनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, वेवलेंथ को चेंज किया, इंटेंसिटी को चेंज किया, क्या इसकी जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड will it change? So keep in mind this speed 10 meter per second will not change by the change of frequency, change of wavelength or change of intensity. तो फ्रीक्वेंसी की जो चेंज है या जो वेवलेंथ की चेंज है या इंटेंसिटी की चेंज है, ये एक्चुअली शो करेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी में चेंज है वो क्या होगी, वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज हो सकती है जब हम इस वेव का मीडियम चेंज करें, जब हम इस वेव का मीडियम चेंज करें। लेट्स सपोज करें ये मीडियम है, ये वेव है, ये वेव है, ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, जो इसका मीडियम हम मान लेते हैं, इसका मीडियम है वाटर, हमने इसका मीडियम वाटर कर लिया है, तो हमने अभी इसका मीडियम चेंज किया है। सो बाय चेंज ऑफ मीडियम इट्स स्पीड विल चेंज। मीडियम रेयर है या मीडियम डेंसर है, इट मींस बाय चेंज ऑफ मीडियम। जब हम मीडियम को चेंज करेंगे तो मीडियम को चेंज करने से एक्चुअली जो वेव है दैट विल चेंज। इसकी जो स्पीड है वो +10 मीटर पर हो सकती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है। अगर हमने मीडियम चेंज किया है तो इसकी जो स्पीड है वो +10 मीटर पर सेकंड हो सकती है या -10 मीटर पर सेकंड हो सकती है। तो मीडियम को चेंज करने से स्पीड इंक्रीज हो सकती है या स्पीड डिक्रीज हो सकती है। तो इसके बेसिस पर एमसीक्यू आ सकता है कि विल स्पीड ऑफ साउंड या विल स्पीड ऑफ वेव चेंज इफ वी चेंज द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी? So no, it will not change. It will only change. It is only possible. Change of wave motion of velocity is only possible when we change their medium. जब हम उनका मीडियम चेंज करें तो मीडियम के चेंज करने से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ सकती है, यहाँ वैल्यू बढ़ सकता है वेलोसिटी का या वैल्यू उसका कम हो सकता है। इट मीन्स चेंज इज पॉसिबल। ओके, यह सिंपल बात है। और दूसरी पॉइंट जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव through medium, then medium possess certain properties. अगर मीडियम के पास certain properties हैं तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव पॉसिबल है। अगर हम कहें एक प्रॉपर्टी, इफ वेव प्रोपेगेशन फॉलोइंग दी certain characteristics, certain properties, then propagation is possible. Now first property is that it must possess elasticity, it possess inertia, it possess low friction and it possess uniform density of medium. अगर इस मीडियम की जो डेंसिटी है, सारे मीडियम के एयर की मीडियम की डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो प्रोपेगेशन इजीली पॉसिबल है। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है तो प्रोपेगेशन होगी, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, दैट विल बी अनविजुअलाइज्ड प्रोपेगेशन। वो प्रॉपर्ली विजुअलाइज नहीं होगी, वो प्रॉपर्ली स्क्रीन पर ऑब्जर्व नहीं हो सकेगी। Okay, so for the propagation of wave through certain medium, so that medium possess certain properties, just like it possess उस मीडियम में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? That medium possess some elasticity, that medium possess some inertia, and that medium possess also uniform density through whole medium, uniform density, and sometime we call it possess low friction, then propagation is easily. Okay, अगर ये प्रॉपर्टीज लाई कर सकती हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज इजीली पॉसिबल। ओके, ये सर्टेन प्रॉपर्टीज है। अगर हम बात करें वेव क्लासिफिकेशन की तो waves are classified on the basis of 3 categories. One is on the basis of energy propagation, other one is on the basis of their medium, and third one is actually on the basis of mode of vibration or mode of excitation of particles. वे को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी के बेस पर, 3 प्रॉपर्टीज के बेस पर। Waves are categorized on the basis of certain properties. वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? वेव क्लासिफिकेशन में एक मीडियम,
ये मीडियम कौन सा है, और दूसरा एनर्जी प्रोपेगेशन के बेसिस पर वेव को क्लासिफाई किया गया है, और वेव को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोड ऑफ एक्साइटेशन और एक्साइटेशन भी आप कह सकते हैं। ओके, इनके बेसिस पर वेव क्लासिफाई किया गया है। अगर हम बात करें मीडियम के हवाले से, तो एक वेव्स हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट होती है, जिनकी प्रोपेगेशन मीडियम पर डिपेंड करती है। एक वेव्स होती है हमारे पास मीडियम से क्या होती है, इनडिपेंडेंट होती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं कर सकती। ओके, तो जो हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट है, एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन, तो एनर्जी प्रोपेगेशन के बेसिस पर दो वेव्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास स्टेशनरी वेव और दूसरी हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव। वन इज स्टेशनरी वेव, अदर इज प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी वेव और दूसरी हमारे पास है प्रोग्रेसिव वेव। अगर हम बात करें मोड ऑफ वाइब्रेशन की बेसिस पर, तो फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और दूसरी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये क्लासिफिकेशन है वेव की। अगर हम डिस्कस करें मैकेनिकल वेव को, तो मैकेनिकल वेव्स में आ जाती हैं साउंड वेव्स, स्ट्रिंग वेव, रोप वेव्स या वेव्स इन रिपल टैंक। ये सारी वेव्स बिलोंग करते हैं किसके साथ, ये बिलोंग करते हैं मैकेनिकल वेव के साथ। ठीक है, एक्चुअली ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंडेंट है या जो मोड ऑफ एक्साइटेशन पर डिपेंडेंट है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, दीज आर एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ओके, सॉरी, ये एक्चुअली मैकेनिकल वेव्स हैं। अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हवाले से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाते हैं गामा रेज, एक्स रेज आ जाते हैं, या हम कहें हीट आ जाती है, या हमारे पास गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, यूवी रेज हैं, तो रेडियो वेव्स हैं। ये सारे बिलोंग करते हैं किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ओके, ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, चाहे मीडियम हो या मीडियम ना हो, इनकी ट्रेवल, इनकी प्रोपेगेशन इजीली पॉसिबल है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये सन है, ये क्या है, सन है। फिर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास वैक्यूम है, ये क्या है हमारे पास, वैक्यूम है। ये वेव इधर से आ रही है, फिर ये क्या है हमारे पास, फिर ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर। अब ये जो लाइट वेव है हमारे पास, जो मैंने एग्जांपल भी दिया है, हीट वेव, लाइट वेव जो हमारे पास है, ये सन से जो आ रही है, ये वैक्यूम से भी क्रॉस कर रही है, जहां पर कोई चीज नहीं है, नो एयर नो इन मीडियम, कोई मीडियम भी नहीं है, और ये सेम वेव एटमॉस्फेयर में भी मूव कर रही है, एटमॉस्फेयर में भी ये लाइट मूव कर रही है, सन रेडिएशन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है हमारे पास। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है, चाहे मीडियम इसके पास एयर नहीं है, वो फिर भी ट्रेवल कर रही है, और एटमॉस्फेयर में इसके पास मीडियम अवेलेबल है, फिर भी ट्रेवल कर रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ओके, और इनकी जो रफ्तार होती है, ये बराबर होती है नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ओके, चाहे मीडियम चेंज करें या मीडियम चेंज ना करें, इनकी रफ्तार क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमने जब मीडियम को चेंज किया, तो मीडियम को चेंज करने से जो स्पीड है ऑफ वेव वो चेंज रही है मीडियम को चेंज करने से।
यहाँ पर अगर हमने मीडियम चेंज किया, वैक्यूम में फिर एटमॉस्फेयर है, आफ्टर दैट इट्स स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, वो स्पीड क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर मैकेनिकल की बात की जाए तो मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जो मीडियम पर डिपेंडेंट हैं, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इनकी वेलोसिटी चेंज होती है बाय चेंज ऑफ मीडियम, मीडियम को चेंज करके हम इनकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कैटेगरी आ जाती है साउंड वेव्स या स्ट्रिंग वेव्स या स्प्रिंग वेव्स या वेव्स इन रोप, ये सारी बिलोंग करते हैं किसके साथ, ये सारे बिलोंग करते हैं मैकेनिकल वेव के साथ। ओके, अगर हम बात करें स्टेशनरी वेव की और हम बात करें प्रोग्रेसिव वेव की, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है स्टेशनरी वेव्स में या प्रोग्रेसिव वेव में, ये जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है एनर्जी प्रोपेगेशन पर। अगर हम कहें हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जिनमें एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है, तो हम कहेंगे दैट इज एक्चुअली प्रोग्रेसिव वेव। वो क्या है हमारे पास, प्रोग्रेसिव वेव है। तो प्रोग्रेसिव वेव की हम इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे पास लाइट वेव है, ये एक्चुअली ट्रांसफर वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ट्रांसफर वेव है, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो वेव है इसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। या हम ले एग्जांपल साउंड वेव का, जिसमें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस, इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है। तो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स आर एग्जांपल ऑफ दिस प्रोग्रेसिव वेव, ये प्रोग्रेसिव वेव के एग्जांपल्स है। ओके, इसमें एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है, एनर्जी प्रोपेगेशन पॉसिबल है। अगर हम बात करें स्टेशनरी वेव्स के, तो स्टेशनरी वेव्स को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह होती है, स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह होती है, ठीक है। These are actually standing wave. So keep in mind in the energy propagation, stationary waves are categorized in such category in which there is no transportation or in which there is no propagation of energy, इनमें एनर्जी की प्रोपेगेशन नहीं होती। तो इसमें जो एनर्जी एक्चुअली होती है ये इन लूप्स में कन्फाइंड होती है। Once I am going to repeat, energy propagation waves are categorized on three categories. One is on the basis of medium, one is on the basis of energy propagation, and other one is mode of vibration or mode of excitation. In energy propagation, there are two categories. One is stationary wave, other one is progressive wave. So in stationary waves, energy is not propagating. Energy propagate नहीं होती। ये एक्चुअली जो स्टेशनरी वेव है, स्टैंडिंग वेव है, इनमें जो एनर्जी होती है इन लूप्स में क्या होती है, कन्फाइंड होती है, इन लूप्स में मिक्स्ड होती है, कन्फाइंड होती है, इट डज नॉट प्रोपेगेट। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेसिव वेव, इट मींस व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स, सो इन दिस केस लाइट प्रोपेगेट, सॉरी एनर्जी प्रोपेगेट, एनर्जी क्या करती है, एनर्जी प्रोपेगेट होती है। इज इट ओके? तो ये कैटेगरी है। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की, ये जो रिमेनिंग दो बचे हमारे पास, तो ट्रांसवर्स वेव्स हम उन वेव्स को कहते हैं जो अपने मीडियम के साथ क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं ये अपने मीडियम के साथ क्या होती हैं, अपने मीडियम के साथ ये पैरेलल होती हैं। ये कैटेगरी। अब हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। इट मींस मैकेनिकल वेव्स हम डिस्कस करते हैं, मीडियम डिपेंडेंट वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स को हम फोकस करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो सिंपली हम ट्रांसवर्स वेव्स उन वेव्स को कहते हैं जो अपने मीडियम के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो क्या होती है, अपने मीडियम के साथ पैरेलल होते हैं। एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बेसिस पर ही हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वेव ट्रांसवर्स वेव है और कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑफ polarization phenomena.
If we say a wave can be polarized, that can be transverse wave. If a wave cannot be polarized, that is actually longitudinal wave. उनको हम कहते हैं longitudinal wave. जो हमारे पास ट्रांसवर्स होती है, इसकी नेचर ये होती है, वो नेचर में कुछ इस तरह होती है. ओके, अपने मीडियम के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इसको मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ माइक्रो लेवल पर. ये इस पार्टिकल में क्या हुई, वाइब्रेशन हो गई. अप एंड डाउन इस पार्टिकल में क्या हुई, वाइब्रेशन हुई. और इसमें जो वेव मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वेव मोशन इस डायरेक्शन में होगा. तो जो पार्टिकल वाइब्रेशन है वो है अप एंड डाउन, और जो वेव प्रोपेगेशन है वो वेव प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में. तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इनके दरमियान में जो एंगल बन रही है वो क्या है, वो है 90 डिग्री. तो एक्चुअली हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जो अपने मीडियम के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मीडियम के साथ परपेंडिकुलर हो, और जिनमें पोलराइजेशन प्रोसेस पॉसिबल हो. ओके, अगर पोलराइजेशन फिनोमेना हो रहा है तो हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव्स, वो ट्रांसवर्स वेव्स. अगर हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जिनमें पोलराइजेशन फिनोमेना पॉसिबल नहीं है, पोलराइजेशन नहीं हो रही, तो हम उनको कहेंगे दीज आर एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल वेव. वो कौन सी वेव्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ये होती है अनपोलराइज्ड होती है, अनपोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड. ओके, ये है. और इनमें वाइब्रेशन किस तरह की होती है, इसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं. सपोज कर लेते हैं इसमें वेव मोशन इस तरह है. इसमें क्या है, ये वेव मोशन है, ये वाला वेव मोशन. इसमें क्या था, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे, इसके साथ परपेंडिकुलर थे. मगर यहाँ क्या होंगे, यहाँ पर ये इसके साथ पैरेलल होंगे. ओके, ये क्या होंगे, इसके साथ पैरेलल हो गए. ये वेव मोशन है और ये पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से ये एक दूसरे के साथ क्या है, ये पैरेलल है, और ये क्या है एक दूसरे के साथ, ये परपेंडिकुलर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें. ठीक है, एक ये पॉइंट. और दूसरी पॉइंट ये है कि जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव हम इसको इस तरह समझते हैं कि हमारे पास एक मीडियम है, मान लेते हैं एक गैस है और दूसरा लिक्विड है. जो वेव्स गैस और लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए, प्रोपेगेट कर लें, ऐसी वेव्स जो गैस और लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए, उन वेव्स को हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं. जो वेव्स गैस और लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए, दीज आर एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाएंगे. ओके, तो हम इनको साउंड वेव में कंसीडर कर लेते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Waves which can transmit through the gas and liquid, they are considered as a longitudinal waves. अच्छा, अगर हम इसको इस तरह लेकर आए, इस क्वेश्चन को इस तरह थोड़ा टर्न करें, वो कौन सी वेव्स है जो गैस और लिक्विड के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं दे कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू द गैस एंड लिक्विड. गैस और लिक्विड के थ्रू ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती. तो वो कौन सी वेव्स हैं जो गैस और लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकती, उनको हम कहेंगे दीज आर एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव. जो गैस और लिक्विड के थ्रू वेव्स ट्रांसमिट हो जाए उनको हम कह रहे हैं दीज आर एक्चुअली लॉन्गिट्यूडिनल वेव. अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में कौन सी वेव्स होती है, अगर सॉलिड को देखा जाए, ये हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड में से कौन सी वेव्स मिलेंगी हमें, इधर गैस और लिक्विड के थ्रू जो वेव ट्रांसमिट हो रही है वो लॉन्गिट्यूडिनल है. सॉलिड से ट्रांसवर्स नहीं है कि ट्रांसवर्स मिलेंगी, इट डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ एक्साइटेशंस. वेव्स ऑब्टेन्ड थ्रू द सॉलिड्स आर डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ एक्साइटेशन. सॉलिड के थ्रू हमें ट्रांसवर्स वेव भी मिल सकती हैं और सॉलिड के थ्रू हमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी मिल सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन टोटली मोड ऑफ एक्साइटेशन, वो मोड ऑफ एक्साइटेशन पर डिपेंड हो सकता है.
तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट को हम इस तरह कह सकते हैं कि थ्रू सॉलिड we can obtain transverse wave, as well as through solid we can obtain longitudinal wave. कंप्रेशन फिर हम कहते हैं रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन फिर हम कहते हैं रेयरफ्रैक्शन। तो सॉलिड के थ्रू हम दो किस्म की वेव को ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ एक्साइटेशन और मोड ऑफ वाइब्रेशन। These are transverse wave and these are longitudinal wave. Okay, तो you know कि longitudinal waves are parallel to the medium, वो अपने मीडियम के साथ क्या होती हैं, पैरेलल होती है। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो अपने मीडियम के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसकी जो रफ्तार है सपोज कर लेते हैं वो v1 है और इसकी जो रफ्तार है दैट इज एक्चुअली v2। So in general we can say the speed of longitudinal wave is greater than that of transverse wave. So v1 is greater than that of v2. तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही मीडियम से थ्रू, एक ही मीडियम में एक ही सोर्स के थ्रू दो डिफरेंट स्पीड की वेव्स निकल सकती हैं। एक ही मीडियम से दो डिफरेंट वेव वेलोसिटी के साथ वेव्स निकल सकती हैं। ओके, वो वेव्स है हमारे पास ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो मैक्सिमम किसकी है, वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, क्योंकि ये अपने मीडियम के साथ पैरेलल है और ये अपने मीडियम के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। और ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख लें। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स अभी डिस्कस करने जा रहा हूं मैं कि if a wave is longitudinal it can be mechanical. If wave is longitudinal it can be mechanical. If wave is mechanical it is not necessary that it must be longitudinal. I am going to repeat my question. If a wave is longitudinal it can be mechanical. If a wave is mechanical, it is not necessary that it must be longitudinal because it can be transverse wave. ये transverse wave हो सकती है। Note number 2, point number 2. If a wave is electromagnetic wave, then it can be transverse wave. If a wave is transverse wave, then it is not necessary it may be electromagnetic wave. It can be mechanical transverse wave. Okay? One time I'm going to repeat. If I say, if a wave is longitudinal, it is a mechanical wave. If it is a mechanical wave, it is not necessary that it must be a longitudinal. It can be transverse wave because a transverse wave is also a mechanical wave. Okay. तो ये पॉइंट से आपको ज़हन होनी चाहिए, ज़हन कर लें। ओके, तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव थी और मैंने आपको बताया कि जो वेव्स पोलराइज हो सके उनको हम कहेंगे दीज आर एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव, और जो वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती उनको हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव। और वेव्स इन स्ट्रिंग आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव। ये एमसीक्यू आ सकता है कि कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो जो वेव्स इन स्ट्रिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है, हमेशा वो नेचर में होती है एज अ ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, ये बात भी ध्यान में चाहिए। और हमारे पास कुछ इस किस्म की भी वेव्स होती हैं जो नाइदर ट्रांसवर्स होती हैं नाइदर लॉन्गिट्यूडनल होती है, बट दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उनको हम कहते हैं रिपेल वेव्स। क्या कहते हैं हम उनको कहते हैं रिपेल। These are actually रिपेल, जो न प्योर ट्रांसवर्स होते हैं न प्योर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, बट दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। उन वेव्स को हम कहते हैं these are actually रिपेल वेव्स। ठीक है, जो वाटर वेव्स होती हैं एक्चुअली वही रिपेल वेव्स होती हैं, क्योंकि वाटर में आपने देखा होगा कि अगर हम इनिशियली किसी स्टोन को पानी में फेंकते हैं तो इनिशियली हायर मीडियम होगा, हायर डेंसिटी होगी, जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो ज्यादा डेंसर हो गए, फिर क्या होगा, स्लो रेयरफ्रैक्शन हो जाएगी, वो रीजन सारे जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो खत्म हो जाएंगे। ओके, तो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हैं
अगर हमने ये वाटर सरफेस है, हमने इस पर एक पत्थर को थ्रो किया, तो जब हम पत्थर को थ्रो करते हैं तो इनिशियली क्या होगा, इसमें कर्व आएगा, क्या आएगा, कर्व आएगा, और इधर से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हम जैसे पत्थर फेंका तो इस तरह की शेप बनेगी, तो हम कहेंगे ये ट्रफ है हमारे पास, ये क्या है, ट्रफ बना है। और पानी के बाहर आने का मतलब ये होता है, ये एक्चुअली क्रेस्ट है, ये अपर पार्ट है इसका। ठीक है, ये क्या है, क्रेस्ट है। तो जो क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान में वेव बनती है, हम उनको कहते हैं दीज आर एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव्स। वो जो वेव्स होती है हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ठीक है, और भी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इधर ही मैं लिख लेता हूं, इस डायग्राम में समझा देता हूं आपको। ये जो वेव है, यहाँ चलो मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, इधर समझा देता हूं। अगर हम कहें, मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे पास एक वेव है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वेव कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, व्हाट विल यू से, कि कंप्लीट या इनकम्प्लीट है। या मैं अगर एक दूसरी वेव बनाऊं इस तरह, ये वेव बनाऊं, अगर मैं पूछूं इनमें से कौन सी वेव कंप्लीट है और कौन सी वेव इनकम्प्लीट है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। याद रखें, जो वेव का पार्ट एमिट हो रहा है, जो वेव का पार्ट एमिट हो रहा है, अगर उसका अपोजिट पार्ट यहां रिसीव होगा तो दैट वेव इज कंप्लीट वेव। और जो वेव का पार्ट हमने एमिट किया है, अगर एंड में वही पार्ट हमें रिसीव होता है तो दैट विल बी इनकम्प्लीट वेव। ये क्या होगी, इनकम्प्लीट। अगर वेव का जो पार्ट हम एमिट करते हैं उसका अपोजिट पार्ट हमें रिसीव होता है, हमने क्रेस्ट इमेज किया, हमें ट्रफ मिला, उसका अपोजिट पार्ट मिला, दैट इज कंप्लीट वेव। अगर जो पार्ट हम इमिट करते हैं उसके सेम वाला पार्ट मिलता है, सेम रिसीव होता है, उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट वेव। देखते हैं किस तरह, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, 1 लैम्डा, क्रेस्ट ट्रफ 2 लैम्डा, क्रेस्ट ट्रफ 3 लैम्डा, क्रेस्ट ट्रफ 4 लैम्डा। ओके, जो हमारे पास वेव है वो क्या है, वेव कंप्लीट वेव है। अगर हम इसमें फोकस करें, एक क्रेस्ट, दूसरा क्या है, ट्रफ है, लैम्डा, क्रेस्ट ट्रफ 2 लैम्डा, क्रेस्ट ट्रफ 3 लैम्डा और क्रेस्ट ट्रफ 4 लैम्डा, क्रेस्ट ट्रफ 5 लैम्डा, और क्या है, क्रेस्ट ट्रफ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 5.5 लैम्डा। ओके, 5.5 लैम्डा मतलब क्या है, हमारे पास हाफ लैम्डा है, इनकम्प्लीट वेव। तो इनके बेसिस पर हम वेव को एनालाइज कर सकते हैं। और ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, ये एक वेव है, ये एक कंप्लीट वेव लेते हैं, ये हम एक पार्ट का वो वेव का पार्ट लेते हैं जो कंप्लीट वेव को शो करे। एक क्रेस्ट एक ट्रफ लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट वेव है। जिस पॉइंट पर वेव का एम्पलीट्यूड 0 है उसको हम कहते हैं नोड पॉइंट, उसको हम कहते हैं नोड पॉइंट। और जिस जगह पर वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो उसको हम कहते हैं एंटी नोड पॉइंट, दैट इज एक्चुअली एंटी नोड पॉइंट। तो याद रखें, नोड और लास्ट वाले नोड तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली लैम्डा। अगर मैं कहूं नोड टू नेबरिंग नोड, इट मींस जब मैं वेवलेंथ को हाफ करूं वो डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस फ्रॉम नोड टू नेबरिंग नोड विल बी लैम्डा बाय 2, नोड टू नेबरिंग नोड। अगर मैं कहूं डिस्टेंस फ्रॉम नोड टू नेबरिंग एंटी नोड, नोड से लेकर इस एंटी नोड तक जो डिस्टेंस है ये क्या है, इसका भी हाफ है। ये पहले हाफ है, नोड टू नोड लैम्डा बाय 2 हाफ है, हमने क्या किया, इसका भी हाफ किया, नोड टू एंटी नोड। तो नोड टू एंटी नोड जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लैम्डा बाय 4। ओके, तो इस तरह से हम वेव का डिस्टेंस भी इजीली एनालाइज कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ओके व्यूअर्स, सो ये पॉइंट्स नोट करें, दैट वाज ऑल अबाउट द
waves. So inshallah next video lecture we'll discuss about the simple harmonic motion.